नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए साइंस के 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आज का ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, यानी आज का ये 50 क्वेश्चन आप आसानी तरीका से क्लियर कर लीजिएगा, तो इसमें से आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और 15 से 16 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। इसीलिए भाई, क्योंकि साइंस में जो होता है ना, फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो इसमें 50 क्वेश्चन आज क्लियर करो और एग्जाम में 15 से 16 नंबर कह कर ले लो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आप ये लाइव के बाद देख रहे हो वीडियो, तो टाइमिंग आपको बता देता हूँ। अगर बात करें तो सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करें तो शाम को 7 बजे से भी मेरा लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग जरूर आइएगा लाइव में और अपना जो है परफॉर्मेंस जरूर निभाइएगा। तो जो लोग आ चुके हैं पहले लाइव में, वो लोग फटाक से आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ये क्वेश्चन साइंस का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता नहीं है तो आज पता कर लो। अमीबा देखिएगा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ठीक है, तो अमीबा जो होता है ना जी, अमीबा जो होता है अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। एक का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए, सी। यानी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एक का सी सी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और इसी तरीका से बताते चलिए पूरे अंत तक, तब जानेंगे कि आप में भी दम है और आपके टैलेंट में भी दम है और बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला करके रहना है। ठीक है, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन है या फिर ट्रिप्सिन है या फिर लाइपेज है या फिर एमाइलेज है। बताइए इसमें कौन ऐसा एंजाइम है जो वसा पर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप ये जा करके 2020 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फटाक से आप लोग जवाब दे दीजिए कि 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बी सी बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बी बोलो सी बोलो कोई भी बोलो, बट जो आंसर बताऊंगा उसे तुम याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका याद कर लो, लाइपेज। लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज एक एंजाइम होता है जो वसा पे काम करता है। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। एक बार बोल दीजिए सभी लोग कि 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। चलिए बोल दिया, बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन यहाँ पर सी, 2 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या फिर दोनों या फिर इनमें से सभी। जवाब दीजिएगा कैसा मतलब कि श्वसन होता है जिसमें अगर हम बात करें तो ज्यादा, यहाँ पे बात करें तो ऊर्जा मुक्त होता है। बताइए किसमें। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर याद कर लीजिए आप लोग। और याद करने से पहले बताओ, पहले मैं देखूंगा कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। चलो भाई चलो, बहुत अच्छी बात है, ए बोल दिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि वायवीय श्वसन क्या हो जाएगा जी, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन में जो होता है वायु की उपस्थिति होती है, यानी कि वायु इसमें उपस्थित रहता है। करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा है। इस तरह से अगर एग्जाम में तुम सब लिख देगा ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपका 40 में से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और 35 नंबर, सिर्फ 35 नंबर की बात कर रहा हूं, 35 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। अब मैं 5 नंबर क्यों छोड़ा, क्योंकि 5 नंबर इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, मेरे से भी हुआ है, तुमसे भी होगा। कि जैसे कि किसी का मान के चलिए ए हम लिख लिए, याद कर लिया, जाके भरेंगे उसमें तो बी भरा जाएगा। ठीक है, बट उसका भी प्रैक्टिस आपका करा दूंगा। आप लोग का सब कुछ रेडी करके आया हूँ, कल एग्जाम भी लूंगा साइंस का। ठीक है, तो कल साइंस का आप लोग का एग्जाम भी है, दे दीजिएगा जरूर। ठीक है, अगला यहाँ देखिएगा, मछली का श्वसन अंग है। यानी मछली का श्वसन अंग क्या है, मछली किस चीज से सांस लेता है। क्या टेकिया से लेता है या फिर गिल से लेता है या फिर त्वचा से लेता है या फिर फेफड़ा से लेता है। तो सबसे बड़ी चीज मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य फेफड़ा से लेता है। ठीक है, लेकिन बताओ मछली किससे सांस लेता है, कौन ऐसा अंग है मछली का जिससे वो सांस लेता है। भाई बता दीजिए एक बार बता दीजिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब मानता हूं कि आप लोगों में भी दम है और आप लोगों का भी अमकी बार 400 कंफर्म है। ठीक है, जिसके अंदर दम है उसका 400 कंफर्म है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 4 का बी, 4 का बी आ गया भाई। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सार नियम, ठीक है ना, के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म है वो निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं।
परमाणु द्रव्यमान के, या फिर परमाणु संख्या के, या फिर परमाणु आकार के, या फिर घनत्व के। ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आधुनिक काल में मेंडलीफ जी आए थे और मेंडलीफ ने अपने आवर्त के हिसाब से अपने मतलब कि तत्व को सजाया था, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना प्रेडिक्टेबल, वो आधुनिक में बना। और पहले तो बहुत सारे आए, वो चले गए, लेकिन उनका काम नहीं किया। इसीलिए काम उनका नहीं किया था क्योंकि वो द्रव्यमान पे चलते थे, ठीक है। लेकिन हमारे ये आए, ठीक है ना, मेंडलीफ जी आए और परमाणु संख्या पे बैठा दिए और कहे कि लो ये आपका सब चीज बैठ गया। तो यानी कि 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए आप लोग भी बता रहे हो 5 का भी, बहुत अच्छी बात है भाई। इस तरह से अगर आपका आंसर रहा अंत तक तो समझ जाएंगे कि दम है जीटी वाला के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? अब ध्यान दीजिएगा, 36 कतारें क्या कहलाती है। देखो भाई, यहाँ पे ये 36 होता है ना, एक शख्स होता है ना, ये 36 और ये क्या होता है जी? आप बताइए तो एक बार बता दीजिए ये क्या होता है। आप क्या बताइएगा जी? जो आपको ये स्तंभ होता है, ठरा होता है, 36 होता है। रो कलम जानते हो जी? रो कलम जानते हो? नहीं जानते हो, जानो ये 36 है। और ठीक है ना, और ये भाई साहब आपका क्या है? आपका ये स्तंभ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका ये वाला 36 रहता है ना, इसको बोला जाता है आवर्त। क्या बोला जाता है जी? आवर्त बोला जाता है। याद रहेगा जी? एक बार बोल दीजिए सर याद रहेगा, एक बार बोल दीजिए याद रहेगा। मैं स्टार्ट कर दूंगा अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, बोल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन भाई बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से, ठीक है ना, कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? अब लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या चीज करते हैं? ग्रीस लगाते हैं काजी, या फिर पेंट लगाते हैं, या फिर जिंक की परत चढ़ाते हैं, या फिर इनमें से सभी प्रक्रिया से बचा लेंगे? जवाब दीजिए एक बार। मैं देख रहा हूं आप लोग जो है अच्छे तरीके से तो जवाब दे रहे हो, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब बता रहे हो ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा तुम ये याद करो, ठीक है, तुम ये वाला याद करो जो मैं अभी बोलूंगा। क्या याद करेगा जी? जो अभी मैं बोलूंगा वो ही याद करो। अभी मैं जो बोलूंगा वो याद करो। समझ गए ना जी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझे जी? बिल्कुल समझ गए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा आप लोग का देख रहा था ना कि जब मैं गलत ऑप्शन बताऊंगा तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, बट सही है, सही है, इसका डी हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जी, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से जो है काटा जाता है या फिर काटा जा सकता है? कौन ऐसा धातु है जिसे आसानी से हम काट सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है ना भाई बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार याद होना चाहिए। और पढ़ रहे हो तो ये भी जानो कि कौन क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? अल्युमिनियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, या फिर सीयू हो जाएगा? जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो आप लोग। एक बार कमेंट कर दो किसे आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है सर सोडियम सोडियम सोडियम। चलो भाई, ऑप्शन बी ही हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा जी? सोडियम हो जाएगा। अब सोडियम को आसानी से क्यों काटा जा सकता है? क्योंकि वो पूरा नरम धातु होता है और इसे आसानी से हम काट सकते हैं। लेकिन नरम के साथ साथ ये गर्म भी होता है, ध्यान दीजिएगा। नरम के साथ साथ सबसे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। और दोनों को क्या किया जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि यह किसी से अभिक्रिया ना करे, और खास करके जल से। अगर जल में हम सोडियम को जल से अगर अभिक्रिया करा देंगे जी, अगर हम सोडियम को क्या करेंगे, जल से अगर हम अभिक्रिया करा देंगे तो ये बहुत खतरा हो जाएगा। क्योंकि जब सोडियम को रिएक्ट कराया जाता है ना जल से, तो वो एकदम फटता है बम की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भाई, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? अरे भाई, ये क्वेश्चन तुमको आज याद कर लेना है, ठीक है। जवाब दीजिए कौन जो है, ठीक है, कौन जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, कौन जो है चूने के गैस को मतलब कि दूधिया कर देता है? चूने के यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चूने के पानी को क्या कर देता है जी? दूधिया कर देता है। तो 9 का एक बार आप लोग बता दीजिए करेक्ट आंसर। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर 9 का सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। जी सर, जब आपको याद है तब तो बोल रहे हो जी, जब आपको याद है तब तो बोल रहे हो। याद है कि नहीं जी? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है, 9 का सी, ठीक है। 9 का CO2 हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये क्या काम करता है भाई? चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है, ठीक है। चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। और एक चीज बताओ तो जी, यहाँ पे CO2 जो होता है ना, CO2, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? एक चीज बताओ तो थोड़ा।
थोड़ा जल्दी से बता दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, या फिर ये बता दो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है? आग बुझाने में होता है का, या फिर रोटी को फुलाने में होता है, या फिर क्या चीज करने में होता है? चलिए भाई, रोटी को फुलाने में किया जाता है जी। चलिए बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, इसी तरीका से अगर आप बताइएगा तो हम सही बोल रहे हैं कि आपका 400 नंबर नहीं रुकेगा। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, संतरा में, सिरका में, या फिर इमली में। अब भाई याद रखो टार्टरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, ये तो भाई याद रहना चाहिए। टार्टरिक अम्ल, देखता हूँ कितने सारे बच्चे करेक्ट बताते हैं। 10 का थोड़ा बता दो जी, 10 का बता दो। और ये आप लोग ये बोल रहे हो कि सर 10 का यहाँ पर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी, हो जाएगा इमली। तो बिल्कुल करेक्ट बोला भाई जी, यहाँ पर डी ही हो जाएगा। ठीक है, डी ही हो जाएगा। और यहाँ पे 10 का क्या याद करना है जी? डी याद करना है। ठीक है, डी याद कर लेना है, बहुत अच्छी बात है। टार्टरिक अम्ल इमली में। ठीक है, टार्टरिक अम्ल इमली में। अगला क्वेश्चन भाई बनता है, अगला क्वेश्चन की जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, CaSO4 इंटू 1/H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 10H2O, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है जी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बता दीजिए एक बार, थोड़ा हम भी देखते हैं कितने सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं करेक्ट आंसर। तो भाई आप लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि सर जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और आपको यही चीज याद कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है ना भाई साहब, ये वाला चीज 1/2 है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, पेरिस हो जाएगा भाई साहब, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जिप्सम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई बनता है कि जिंक जो है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? जिंक यानी कि Zn प्लस H, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, तो ये कौन सा गैस बनेगा भाई? देख लीजिएगा, ये अभिक्रिया होगा तो ZnSO4 बनेगा, और H2 यानी कि हाइड्रोजन जो गैस होगा बन के बाहर निकलेगा। तो बताइए आप में से कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर जवाब दे देंगे? जवाब दीजिए एक बार, देखता हूं कौन अच्छे तरीके से जवाब देने का प्रयास करते हैं। चलो भाई, यानी कि सबका पोजीशन बहुत अच्छा है, सबका पोजीशन बहुत अच्छा है। बट एक काम करना, आप लोग देख करके ना बोलना, देख करके ना बोलना, अंदाजी बोलो। आए तो भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। ठीक है, देख करके नहीं बोलिएगा जी, नहीं तो छाप के बोलिएगा तो बहुत पकड़ाई जाइएगा। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या फिर ओम मीटर होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, जवाब दीजिए जी। चलिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए मैं रुकूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी पढ़ा चुका हूं। जवाब दीजिए, वैद्युत प्रतिरोधकता या फिर सीधा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो जी? अच्छा, आप लोग बोले ओम मीटर, ओम मीटर। चलिए भाई, आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया कि सर ओम मीटर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई जी। और जिनको याद नहीं है वो याद कर लो। वैद्युत प्रतिरोधकता पूछे या फिर प्रतिरोधकता पूछे, चुपचाप यहाँ पे आपको ओम मीटर बोल देना है। समझ रहे हो जी? बिल्कुल समझ रहे हो, क्योंकि प्रतिरोधकता चाहे विशिष्ट प्रतिरोधकता होके चाहे वैद्युत प्रतिरोधकता होके, सबका हम मारेंगे ऑप्शन डी, यानी कि ओम मीटर होता है। अगला भाई जी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा जो है चालक है? अब बताओ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है, लोहा है, नाइक्रोम है, या फिर रबर है? इसके लिए भी मैं रुकूंगा, वेट करूंगा। जवाब दो, क्या जवाब दीजिएगा जी? कौन जो है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आप में से बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं जी, ये कमेंट कर रहे हैं कि सर चांदी हो जाएगा। क्या सच में चांदी हो जाएगा? अरे यार, सबसे पहली बात यहाँ पर सुनो, करेक्ट आंसर बताओ फटाक से। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑप्शन ए में क्या होगा जी? ऑप्शन ए में क्या है? चांदी है जी। आप कहिएगा सर चांदी है, तो बट आपने चांदी क्यों नहीं बोला? अरे चेक कर रहा था आप लोग क्या बोलते हो। चलिए भाई, करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है जी, अरे यार इसमें एक क्वेश्चन छूटा गया, देखिएगा ध्यान से। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम कहाँ पे लगता है जी? नाइक्रोम कहाँ पे लगता है? तो आप लोग हीटर देखे हो? आप कहिएगा जी सर हीटर देखे हैं। हीटर का जो कुंडली होता है नाइक्रोम का होता है। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे एग्जाम में कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ये भाई 2020, और 2020 में जोड़ो 6, 2020 में जोड़ो 6 भाई, 2000 आ गया 26। चलिए तैयार रहिएगा इसके लिए,
फ्राइडे या फिर ऑस्टरडे या फिर एम्पियर या फिर वोल्ट। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, जो विद्युत धारा की जो प्रभाव की खोज है वो किसने किया था? तो आप में से बहुत सारे बता रहे हो कि सर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बॉयल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी। 15 का भी कंफर्म है जी? जी सर बिल्कुल कंफर्म है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन का जवाब दो, तब मानूंगा कि तुम्हारा अंदर भी टैलेंट है। विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, मोटर का चीज को परिवर्तन करता है विद्युत मोटर? बताइए जी। यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये चीज तुम बताओ भाई, बताओ बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? मोटर का काम कथी होता है? मोटर का काम कथी होता है? आप कहिएगा सर कैसा मोटर? अरे कोई भी मोटर जो चलता है, ठीक है, चलता है, जैसे पंखा में लग गया मोटर, जैसे अगर बात करें मोटर में लग गया मोटर, समझ रहे हो जी? तो काम वो करता है कि वो जो उसमें बिजली देते हैं ना जी, इसमें जब करंट देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वो मोटरवा नाचता है, ठीक है, नाचता है। और अगर हम ये पंखिया लगा दे चाहे कुछ भी लगा दे तो वो नाचेगा, तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? यांत्रिक में। यानी ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है जी? वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किनका भाई करेक्ट डी था? थोड़ा देख लेते हैं। चलो भाई करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे यार चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरीके से तुम बताएगा नू, पक्का करे, पक्का पूरा कंफर्म टू कंफर्म करे। अगर छाप के नहीं बोल रहा है और सही तरीका से बोल रहा है तो तुम्हारा साइंस में जो 40 को ऑब्जेक्टिव होता है ना भाई, वो 40 में से तुम्हारा 35 कंफर्म है भाई। कंफर्म है तो कंफर्म है, जिस अंदाजा से तुम सब बोल रहा है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देख करके नहीं बोलना। अगर देख करके नहीं बोल रहे हो ना तो कंफर्म टू कंफर्म बोल रहा हूँ, करेक्ट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? बताओ, अल्युमिनियम या फिर जिंक या फिर एफी या फिर मैग्नीशियम? बताओ जी। एफी माने कथी होता है? एफी माने लोहा होता है जी। मैग्नीशियम हो जाएगा, जेड माने जिंक, एल माने अल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए भाई 17 का देखते हैं कितने सारे बच्चे कमेंट में बताते हैं करेक्ट आंसर। आप लोग क्या जवाब दोगे जी? क्या जवाब दोगे? तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर लोहा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अरे भाई लोहा हो जाएगा क्या? जी सर बिल्कुल लोहा हो जाएगा। लोहा इज द करेक्ट आंसर। जहां के लिए, दूसरा के लिए लोहा नहीं, दूसरा के लिए लोहा नहीं, यहाँ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? लोहा हो जाएगा। तो आपने अभी 17 क्वेश्चन क्लियर किया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। कहा जा रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या है 6, 8, 9 या फिर 4। इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका करेक्ट आंसर आपको बताया था कि कार्बन की मतलब कि परमाणु संख्या कितना होता है और कार्बन की संयोजकता कितना होता है। और संयोजकता किसे कहते हैं जी? तब तक उसका करेक्ट आंसर बताओ, तब तक हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। संयोजकता, ठीक है, संयोजकता क्या होता है? किसी भी परमाणु के, अब परमाणु तो जानते हो ना जी, ये मान लो छोटा सा कोई कण हो गया तो परमाणु हो गया। तो संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम सेल में, मतलब कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। यानी कोई भी परमाणु हो गया तो परमाणु के आड़ी आड़ी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो उस इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना, तो इसके जो बाहरी कक्षा होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोला जाता है क्या भाई? आप कहिएगा जी सर उससे बोला जाता है संयोजकता। बट इसका करेक्ट आंसर आप बता रहे हो ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और इसकी संयोजकता 6 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या आएगा जी? 6 में से 2 4 आ जाएगा। यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ऐसा आपने बताया। और मैं बोलूंगा अगर गलत है तो आप कहिएगा नहीं सर आप गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं है। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा सबसे बड़ी चीज अगर जो असलियत होगा ना, जो रियल तरीका में जान रहे हो इस क्वेश्चन का, नहीं यही आंसर होगा, उस पर दबाव दो, प्रेशर दो, नहीं वही होगा तो वही होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिआबंध होते हैं, ठीक है, 3 गो आबंध होते हैं, वो क्या कहलाती है? अब भाई जवाब दो। 19 का करेक्ट आंसर क्या बोलिएगा जी? क्या बोलिएगा? बी बोलिएगा, बी बोलिएगा। अरे भाई बी बोल दिया, चलो भाई एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एल्काइन हो जाएगा। हम एक बार लिखवाए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखवाए थे जी, जिसमें क्या होता है? एक तो द्विबंध बनता है और एक त्रिबंध बनता है। तो द्विबंध जो बनता है ना, द्विबंध, द्विबंध जिसमें बनता है द्विबंध, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विआबंध बनता है, यानी द्विबंध होता है, द्विबंध होता है चाहे द्विआबंध होता है, तो उसे हम लोग एल्कीन बोलते हैं। लेकिन त्रिबंध बनेगा तो एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। और ये तो
और ये तो हमारा संतृप्त है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n और +2। ये क्या है भाई, ये एल्केन का है जी, और एल्काइन एल्कीन का क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा एल्कीन का CnH2n, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एल्काइन का CnH2n-2। ये सारी चीज आपको बेसिक पता होगा, बट नहीं याद किया होगा तो नहीं पता होगा, इसे याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है 20 नंबर। कहा जा रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। ये भाई क्लास अगर हम बात करें CLASS क्लास 10th और 12th, ठीक है, 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष 2026 की अगर हम बात करें तो ये आपका कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि भाई 10th में आएगा कि 12th में आएगा। और मैंने भी एक दो क्वेश्चन बताया था ना 12th वालों के कि दो गो समरी याद करो, दोनों आ जाएगा, और वही हुआ, ठीक है, दोनों समरी आ जाएगा, वही हुआ। इसीलिए बोल रहा हूँ ये याद कर लो। और अगर आपसे बड़ा कोई होगा ना आपका भाई, तो बस एक उससे पूछना, जब पूछेगा ना तो वो जरूर रिप्लाई देगा, गलत है सही देगा, तो नहीं बता पाएगा उससे बता देना, याद हो जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, आप लोग का कमेंट आ रहा है सर यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा, अभी OH हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप ये बोल रहे हो ना जी कि 20 का ये हो जाएगा, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने बताया, मैं तो देखा पहले नहीं था बट देख रहा हूँ, आपने 20 का ये बताया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जी, कहा जा रहा है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालन नलिकाएं या फिर मूल रोम। बताओ स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप ऑप्शन ए बोल दीजिए, नहीं तो मैं बोलूंगा कि नहीं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। अरे बोलो मत, यहाँ देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मैंने आपको 21 क्वेश्चन बताया, 21 क्वेश्चन में अगर आपका 21 में से, ठीक है ना, 21 में से अगर आपका 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, 10 से 15 क्वेश्चन याद था, ठीक है, याद था, तो समझ लीजिए भाई साहब आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसमें, क्यों 5-10 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, इसीलिए क्योंकि सब क्वेश्चन सबको याद थोड़ी होता है, और ये एक पैटर्न है, इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको हार्ड लग रहा है तभी भी भाई ठीक है, और अगर आपको इजी लग रहा है तभी भी बहुत अच्छा है। समझ रहे हो ना जी क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, आ रहा है तो भाई ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करो, क्योंकि 2 महीने का वक्त है। निम्न में से कौन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क आ जाइए, वृक्क की क्रियात्मक और मतलब कि क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई बताइए। क्या न्यूरॉन होगा, क्या नेफ्रॉन होगा, या फिर ग्लोमेरुलम होगा, या फिर निलय होगा। जवाब दीजिए आप लोग, दीजिए, मैं देखूंगा कौन सारे बच्चे जो है जवाब देते हैं। सब लोग बता दो एक बार जी। अच्छा आप बता रहे हो कि सर 22 का भी हो जाएगा। अरे भाई बिल्कुल सही, 22 का यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, बी हो जाएगा। नेफ्रॉन, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप कैसे कमेंट में बोल दिए, इसका मतलब आपको पता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से जी, कहा जा रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे देखिएगा वृक्क है, रक्त है, श्वसन है, या फिर अग्नाशय है। अब यहाँ समझिए, उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है कि मानव के शरीर का वैसा अंग जो उत्सर्जन से संकलित है, जो मतलब कोई भी मतलब कि हमारे अंदर में जो है ना, अंदर से खून निकलना, बहुत सारी चीज निकलना, जैसे सांस जैसे कि लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उत्सर्जन का मतलब हुआ कि जो हमारे अंदर से निकले। तो बताइए कौन जो है ना वो काम करता है हमारे शरीर से, अंदर से कौन निकालने वाला काम करता है। तो आप लोग बहुत बोलिएगा कि सर ये तो क्वेश्चन हार्ड है, मेरे को पता नहीं है। तो आपने, एक आदमी ने कमेंट किया सर वृक्क हो जाएगा, 2 आदमी ने किया, 3 आदमी ने किया, चलो एक बार और बोल दो भाई, सब बोल दो एक बार, सब बोल दो 23 का एक बार बोलो एक बार 23 का है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बोल दे रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है जी कि एंड्रोजेन क्या है। नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, पाचक रस, या फिर इनमें से सभी। एंड्रोजेन क्या है बताइए जी, एंड्रोजेन क्या है। 24 का करेक्ट आंसर बताओ तो मानूंगा एग्जाम की तैयारी करते हो। बता दो भाई 24 का करेक्ट आंसर, ये बात आ गया शान की। चलिए बता दीजिए, सब लोग ये बोल रहे हो, अच्छा ये बोल रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बताया ऑप्शन है यानी नर लिंग हार्मोन। चलो बहुत अच्छी बात है, नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजेन जो है एक नर लिंग हार्मोन है, ये आपको कंफर्म टू कंफर्म याद होनी चाहिए। तो 24 का आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन भाई जी तैयार है। कहा यह जा रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की, है ना, वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को तो मैं बार बार बताता हूँ। दो ऑप्शन पहले काट दो, इसीलिए क्योंकि ये तो होगा नहीं, दोनों में से एक होगा, यानी कि उपचयन चाहे अपचयन। तो बताओ, अगर ऑक्सीजन आएगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का आना और यहाँ पे हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है जी? बोलो तो एक बार बोल दीजिए आप लोग। तो 25 का करेक्ट आंसर सर आप बता रहे हो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यानी उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन आए और हाइड्रोजन जाए, यानी ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, उपचयन कहलाना। क्या कहलाना? उपचयन कहलाना। और इसके जस्ट विपरीत है, अगर वही हाइड्रोजन का आना, ठीक है, हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना रहेगा तो आप कहिएगा सर अपचयन हो जाएगा। समझ आ रहा है भाई? यानी ऑक्सीजन आएगा तो उपचयन, ऑक्सीजन आएगा तो उपचयन, ऑक्सीजन जाएगा तो अपचयन। ठीक है, जाएगा तो और उसके बाद आएगा तो उ। ठीक है, आएगा तो उ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में बनता है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को तो मन नहीं है कि आपको बताऊं, बट चलिए देखते हैं आप में से जवाब दे पाते हो कि नहीं। उसके बाद मैं बोल दूंगा, नहीं आएगा तो भाई बोल ही दूंगा। चलिए भाई, आप लोग बोले हो सर 26 का ए सही में होगा जी, अम्ल का पीएच माने होगा। तो चलो भाई, यानी कि अम्ल का पीएच मान ए यानी कि 7 से कम हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्षार रहता तो क्या करते? यहाँ पर क्षार रहता तो क्या करते? क्षार का पीएच मान रहता तो क्या बताता? तो हम देखते हैं कि किसमें टैलेंट भरल है, किसमें टैलेंट भरा हुआ है। ठीक है, एक बार बता दीजिए। तो क्षार का रहता तो क्या करते? अच्छा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब क्या कीजिएगा, जब आपको याद है तो हम क्या करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना मत पढ़ो। ठीक है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? हाँ, तो ये सब आप देख के बताइए थोड़ा। धोने का सोडा, खाने का सोडा, दूगो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, इसमें कंफ्यूज तो जरूर होइएगा। बताइए थोड़ा फटाक से बता दीजिए। 27 का क्या बताइएगा जी? 27 का सी 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 ए सी। अच्छा, 27 का सी होगा। अच्छा यार, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 27 का सी हो जाएगा। NO2CO3 × 10H2O। अरे याद कैसे है जी, याद कैसे है? हमने तो ट्रिक भी नहीं बताया और आपने फटाक से ऑप्शन सी, यानी कि रटता है। ठीक है, अब भाई आज समझ लो, आज यहाँ ट्रिक समझो। मैंने आपको ऑप्शन सी बताया ना, धोने का सोडा मतलब कपड़ा धोने का रहेगा तो इसमें एच नहीं लगा रहेगा। ठीक है, इसमें तो किसमें भी एच नहीं है, यानी 10 देखना था जी, 10 देखना था। चलिए बहुत अच्छी बात है, 10 देखना था। यानी कि अगर धोने का सोडा रहे तो Na2CO3 × 10H2O। एक होता है खाने का सोडा, है ना जी, खाने का सोडा आता है ना, इसको याद कर लीजिए NaHCO3। ठीक है, याद कर लीजिएगा NaHCO3। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाई कार्बोनेट। H मतलब बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी खाएगा तो बाई हो जाएगा। ठीक है ना, खाने का सोडा मतलब खाएगा तो बाई हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। और धोने यानी कि कपड़ा धोएगा तो बाई कुछ नहीं होगा, सीधा सोडियम कार्बोनेट। याद रहेगा जी, अगर बाई नहीं होगा मतलब कि सिर्फ अगर कपड़ा धोएगा तो मतलब सोडियम कार्बोनेट, और खाएगा उसे तो सोडियम बाई हो जाएगा, बाई कार्बोनेट। अगला जी याद रखिएगा, अगला याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मेथेनोइक, एथेनोइक, सेट्रिक या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। जवाब दीजिएगा कि मधुमक्खी जब आपको आएगा काट लेगा माथवा पे और इतना बड़ा का फुला देता है गोला जी। हाँ फुला देता है, एक बार देखे थे लेकर को फुला दिया था काट के। तो जवाब दीजिए, तो उसमें कौन अम्ल रहता है जिससे वो फुला चला जाता है और दर्द भी होता है? जवाब दीजिएगा जी। 28 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग बोलो सर ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बहुत अच्छी बात है जी, मेथेनोइक अम्ल ही होगा। आपने बोला ऐसा नहीं और इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? आप ये का बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 28 का यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछेगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जी? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है, मधुमेह होता है, स्कर्वी होता है या फिर एड्स होता है? और सबसे खतरनाक बीमारी है एड्स है। अगर अगर किसी के पास धैले है ना, अगर इसका खून इसके खून में आ गया, दूसरा आदमी के खून में आ गया तो इसको भी धलेगा, इसका खून फिर इसके अंदर आ गया यानी कि तो फिर इसको भी धलेगा, इसका खून इसके अंदर आ गया तो उसके बाद इसको भी धलेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भाई एड्स जो होता है ना बहुत खतरनाक बीमारी होता है,
बट आयोडीन की कमी से यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आप सब ऑप्शन ए बताया, चलिए बहुत अच्छी बात है। बादल की तरह ऑप्शन ए हो जाएगा, बादल की तरह ऑप्शन ए हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और मधुमेह किसके कारण मधुमेह होता है जी? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग भी लाल होता है। ठीक है, मधुमेह भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्यूटरी ग्रंथि को निकालने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर एंड्रोजन? बताओ कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? बताओ कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है? आप लोग जवाब दो। बायोलॉजी तो आ गया, देखते हैं कितने सारे लोग बायोलॉजी में चालाक है। चलो भाई ऑप्शन ए बताया, वृद्धि हार्मोन, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर बात करें आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो याद कर लीजिएगा वृद्धि हार्मोन। याद रहेगा जी? जी सर बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आप बताइए ना सर, अगला क्वेश्चन बताइए ना, टेंशन काहे लेते हैं? हम जीटी वाला के लिए क्या है, पूरा एकदम फाड़ देंगे एग्जाम का कॉपी, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम का कॉपी नहीं फाड़ना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन लिखा रहेगा उसी को फाड़ना है। समझ रहे हो जी? तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? ठीक है, अनुकूल विखंडन, बीजाणु खंडन या फिर इनमें से सभी? बताओ अमीबा में जो होता है ना, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? चलो भाई देखता हूँ कौन बताता है अमीबा का करेक्ट आंसर, बता दीजिए। तो अमीबा में अलैंगिक जनन का जो विधि होता है ना भाई, वो विखंडन होता है। और आप में से सब बच्चे ये बोल रहे हो कि सर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, जल्दी क्यों नहीं बताते जी? जल्दी क्यों नहीं बताते? अरे भाई जल्दी तो बता रहा हूँ, तब तो आपके कमेंट को नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो आपका नाम बोलता कि इसने बोला ऑप्शन सी, इसने बोला ऑप्शन बी, इसने बोला ऑप्शन डी। समझ रहे हो जी? बट यहाँ पे हमको क्या करना है ना, एक वेस्ट तरीका से लेकर के इसे चलना है। तो आप सबका देख रहा हूँ भाई, सबका देख रहा हूँ और सबका इलाज कर दूंगा, जिसका गलत होगा उसका। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या फिर बीजांग? बताओ बताओ तो मानूंगा कि तुम पढ़ते हो। बताओ 32 का करेक्ट आंसर। अच्छा भाई लोग बताइए तो 32 का करेक्ट आंसर कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी, सी 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 सी। अच्छा जी ऑप्शन सी हो जाएगा? एक बार सोचो तो सही, एक बार सोचो, ऑप्शन सी हो जाएगा? अच्छा सोच लिया जी, सोच लिया का हो? चलिए भाई ऑप्शन सी ही हो जाएगा, अंडा से। क्या हो जाएगा जी? अंडा से हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इतना प्रेशर पड़ने के बाद भी आप बोल रहे हो नहीं सी होगा तो होगा, तो भाई होगा तो होगा, होगा तो होगा, हो गया। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जवाब दीजिए, निम्नलिखित में कौन लेंस के द्वारा आवर्धन एम बराबर है? अच्छा लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है पता है जी? लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक आप लोग याद करेंगे, अरे यार 2 साल पहले तो पढ़े थे, 5 महीना पहले पढ़े थे, 6 महीना पहले पढ़े थे। याद मत करो जी, समझो यहाँ। लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है ना, वो मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। बस यार याद नहीं है तुम सबको? बोलो एक बार मात्रक विहीन होता है, बोलो बोलो एक बार मात्रक विहीन होता है। चलो बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, मात्रक विहीन। अब बताओ तो आवर्धन जो एम होता है वो क्या होता है? v बटा यू, यू बटा वी, वी बटा यू, यू बटा वी। बताओ जल्दी इसका। इतना देर काहे करवाता है जी? इतना देर काहे करवाता है डी बोलने में? पहले डी बोला रहता तो अभी हम आंसर बता दिए रहते ना। डी 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 याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जी कि बताइए निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? 2026 लिख दिया, यानी कि 2026 में छपेगा तो छपेगा, नहीं छपेगा गारंटी ले लो ऐसा हो नहीं सकता है। कार्निया होगा, रेटिना होगा, परितारिका होगा या फिर पुतली होगा? तो भाई ये तो बनता है ना जी कि एग्जाम वाला क्वेश्चन आपका आंसर बताइएगा कि नहीं। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपसे तो पहले बता देंगे, हम आपसे पहले बता देंगे 34 का करेक्ट आंसर, तो मैं देखूंगा कि 34 का क्या बोलेगा। तू क्या बोलेगा तुम यार? यार परितारिका हो जाएगा, और क्या होगा जी? परितारिका हो जाएगा। और जो सूर्य से आने वाली या भी कोई भी प्रकाश होता है, प्रकाश जब यहाँ पे अगर बात करें तो आंख में प्रवेश करती है तो उसे कर्निया चाहे परितारिका बोला जाता है ना। परितारिका क्या करता है? उसे नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? ये पूछेगा क्वेश्चन तो भाई कर दीजिएगा, परितारिका करता है जी। और कौन करेगा जी? और कौन करेगा? किसमें दम है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? बताओ कौन ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बार होता है? सबसे ज्यादा होता है लाल, नीला, पीला, नारंगी। आसमान में एक बार ऐसे ताको और बताओ कि कौन ऐसा रंग आपको आसमान में ज्यादा दिखाई देगा? क्या बोलिएगा जी? बताइए तो 35 का करेक्ट आंसर। अरे यार सर मेरे को 35 का करेक्ट आंसर पता है, आप काहे बता रहे हो जी? अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ आपका कमेंट कि क्या बोल रहे हो 35 का आंसर। 35 का बी, बी बी बी। चलो भाई 35 का बी मत याद करो, नीला याद करो। 35 का बी मत याद करो, 35 के क्वेश्चन जो है उसका नीला याद करो। क्या हो जाएगा जी? नीला हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा,
कहा जा रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। जब काम हो जाएगा ना, जब सूर्योदय हो जाएगा ओकरा 2 मिनट बाद हमको दिखाई देता है, किस कारण से जवाब दे सकते हैं? मतलब कौन ऐसा घटना है जिससे सूर्योदय हो जाएगा ओकरा 2 मिनट बाद पता चलेगा? तो आप बताइएगा कि सर 36 का हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या चीज होता है, हमें सूर्योदय से 2 मिनट बाद में हमको क्या मतलब कि सूर्य क्या दिखाई देगा, वास्तविक सूर्योदय जो है ना 2 मिनट बाद दिखाई देगा। समझ आ रहा है जी? जी सर समझ आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण, ठीक है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? सिंपल तरीका से बताता हूँ आपको, मैं तो ये क्वेश्चन बताया नहीं हूँ बट याद कर लो, अधोमुखी। अधोमुखी, एक बार सी बोल दो जोर से, एक बार सी बोल दो, एक बार, मात्र एक बार सी बोलो। अरे भाई मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, तुम सब 5 बार बोल रहे हैं। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, 5 बार बोल दो, बोल दो, 5 बार बोल दो। चलो जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जी कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, या फिर 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। बताओ जी क्या हो जाएगा? तो आप तो ये जानते हो कि जो बुडवा चल रहा है ना उसमें 220 वोल्ट लग रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट लग रहा है, लेकिन कौन? दिष्ट की प्रत्यावर्ती। तो दिष्ट की प्रत्यावर्ती कंफर्म करो, कंफर्म करो जी, ए की सी। आप लोग कंफर्म करो 38 का ए या फिर सी। तो आप कहिएगा सर प्रत्यावर्ती, क्योंकि ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा बनता है और उसका जो मान होता है ना वो बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है, यानी 38 का सी हो जाएगा। अरे भाई 10 क्वेश्चन और है, करके जाओ। क्यों मतलब कि परेशान हो कि सर ज्यादा लेट हो गया, ज्यादा पढ़ लेंगे तो चालाक हो जाएंगे? ऐसा मत बनो जी, ऐसा मत बनो जी, ऐसा मत बनो। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, गर्म दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ बताओ, 39 का करेक्ट आंसर थोड़ा बता के दिखाओ तो, बताओ जल्दी से, हम देखते हैं कि का जवाब देते हो। 39 का ककहारा पढ़ दूं का जी? कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर तुम ही बताएगा, हम ना बताएंगे, क्योंकि हमको ना आता है, हमको ना आता है, हम भी टाइपिंग किए हैं, हमको ना आता है। ऐसा हो सकता है जी? ऐसा हो सकता है? बोलो यस या फिर नो। तो अगर नहीं हो सकता है तो तुम बताओ, हो सकता है तो मैं बताऊं क्या? नहीं बताऊंगा, मेरे को तो मन नहीं है नहीं बताने का। अरे बट आपको ये कि सर आप क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे जी, क्यों नहीं बताएंगे? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जलन तापक का उपयोग हम लोग जो है ना बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, ये पता है जी? और नहीं पता है तो एक बार आप कंफर्म कीजिए ना जी, एक बार कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सब हम ही बता देंगे जी, सब हम ही बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा स्रोत के व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय, या फिर पवन, या फिर नाभिकीय, या फिर जयमात्रा? कौन सा व्युत्क्रम नहीं है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा समझ लो एक तरह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऊर्जा स्रोत के जो ना व्युत्पन्न नहीं है। 40 का क्या हो जाएगा जी? 40 का क्या हो जाएगा? आप लोग कहिएगा कि सर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ऑप्शन सी बताए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और आपको बता देते हैं जी, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नाभिकीय संलयन आपको पता होना चाहिए, नाभिकीय विखंडन आपको पता होना चाहिए। ये सब पता है तो बहुत अच्छी बात है, और ना पता है तो पता कर लो। नाभिकीय विखंडन मतलब कि बड़े नाभिक, बड़ा नाभिक टूट टूट कर अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, और नाभिकीय संलयन मतलब कि बड़का चके छोटे छोटे मिलके और बड़का चके नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है जी? ठीक है जी? अरे सरकार नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा होगा? किस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बता दीजिएगा जी, बता दीजिएगा, बता दीजिएगा 41 का आप बता दीजिएगा। जी सर बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे। चलो भाई, अरे बता दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। घसने का मन कर रहा है, लो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है? मतलब कि जो कार होता है ना, तो कार के आगे कौन दर्पण लगा होता है? जवाब दो, याद करने के लिए तो दिए थे, लेकिन देखते हैं कितने सारे बच्चे करेक्ट बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो अग्रदीप होता है ना भाई साहब, अग्रदीप, उसमें अवतल होता है, ऐसा आप बता रहे हो और हम भी आपको बता रहे हैं। अवतल। पीछे कौन होता है जी? पीछे से आने वाले वस्तुओं को भी देखा जाता है ना जी, तो उसके लिए कौन होता है? पता है? पता है कि नहीं है? आप बताइए पहले कमेंट में।
चलो पता है पता है पता है पता है, अरे यार पता है भूतल दर्पण। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जी? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। ये आंसर आप रट के जाओ, एग्जाम में 1 नंबर पा लो। और अगर इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लिए अपवर्तनांक क्या होता है, तो क्या होता है अपवर्तनांक जी? मैं तो पढ़ा था निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा में माध्यम की प्रकाश की चाल, इसी टाइप से निकलता है अपवर्तनांक। इसके अनुपात को निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना सबसे अधिक होता है। और जे में देखिएगा ध्यान, भाई कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो भाई, हमको तो दिमाग फ्यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, उत्तल अवतल दोनों को, या फिर बाइकोफोकल्स को? बताओ 44 का करेक्ट आंसर। 44 का क्या जवाब दीजिएगा हो? उत्तल दीजिएगा का? हाँ जी उत्तल देंगे, क्या कीजिएगा? हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। अभिसारी रहेगा तो उत्तल, अपसारी रहेगा तो अवतल, अपसारी अवतल, और उत्तल में रहेगा तो अभिसारी। याद रहो भाई, कंफ्यूज काहे कर रहे हो तुम सब हो? निम्नलिखित में से कौन उभय लिंग है? कल है ना ये एग्जाम में हम बताए थे आपको। हाँ हाँ कल है, इसके पहले वाला जो हम लाइव आपका लिए थे ना जी, तो साइंस का तो बताए थे कि कौन उभयलिंगी है, उभयलिंगी है। बताओ तो ठीक है, देखते हैं कौन बताता है करेक्ट आंसर। अरे भाई हमसे भी ज्यादा चालाक हो, हमसे ज्यादा चालाक हो, बनो बनो, हम तो चाहते हैं हमसे ज्यादा चालाक बनो, हम तो चाहते हैं यही कि हमसे ज्यादा चालाक बनो, क्योंकि तुम चालाक बनेगा और कोई पूछेगा कौना मास्टरवा से पढ़ ले है, तो आप वही मास्टरवा से पढ़ ले जीटी वाला से, तो नाम तो मेरा भी होगा ना जी। चलिए, पिंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे के चुना? रे भाई माँ हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा। आम, गुलाब, गेहूं, मटर, बताओ, बता दो यार, बता दो यार, बता दो। चलो डी बोला, चलो भाई डी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अरे हम क्या कहे, आप सबको इतना याद है तभी भी एग्जाम में कम कैसे नंबर आता है हम भी नहीं जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, या फिर इंडेक्स? बताइए जी, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? आपको 147 का हमारा हो जाएगा 47 का ऑप्शन डी अपेंडिक्स, क्योंकि यही तो है जो डिफरेंस दिख रहा है। करेक्ट आंसर याद हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है भाई, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बता दो जी, बता दो, एक बार बता दो। चिपको आंदोलन वृक्षारोपण, वन संरक्षण, मृदा या फिर जल संरक्षण? आप में से बहुत सारे बच्चे गलती कीजिएगा, आप कह दीजिएगा फटाक से देख के वृक्षारोपण, बट वृक्षारोपण नहीं, वन संरक्षण। पेड़ का कटाई हो रहा था तो वह रोक रहा था, वन की संरक्षा कर रहा था। 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन सुन लो, 49 नंबर क्वेश्चन है। आपको जो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दो। अगर ए का मतलब है आपका 2 स्टार, बी का मतलब है 3 स्टार, सी का मतलब है 5 स्टार, और डी का मतलब है 10 स्टार। बताओ इसमें कौन स्टार आपको देना है 49 नंबर में, और कमेंट में देख दीजिएगा। स्टार आपके मोबाइल में नहीं मिलेगा तो स्टार 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 5 बार लिख दीजिएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कल किस सब्जेक्ट का जो है आपको एमसीक्यू चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, बता दो 50 नंबर। ऑप्शन यहाँ पे दे दूंगा, नहीं जी उसमें लिख दीजिएगा आप। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इसी के साथ फिर कल 11 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।